और बच्चों कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सकुशल पूर्वक होंगे। पिछले सेशन में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में पाठ का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण तक हमने चर्चा किया था। उसके आगे इस सेशन में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए, चूँकि ये तो टॉपिक दूसरा लिखा हुआ था, लेकिन इसमें हम इन दो रासायनिक समीकरणों पर ध्यान अगर केंद्रित करें तो हम देख पाते हैं कि पहला समीकरण है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। अब इसमें जो अभिकारक है यानी समीकरण में बाईं ओर, यानी तीर से पहले उसमें है कार्बन और ऑक्सीजन, और समीकरण की दाईं ओर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो दाईं ओर होता है उसको उत्पाद बोलते हैं, जो बाईं ओर होता है उसको अभिकारक बोलते हैं। ये आप लोगों ने जान लिया है। अब इसमें हमको जब संतुलित और करना पड़ेगा, यानी समीकरण असंतुलित होगा तब संतुलित उसको करेंगे। तो असंतुलित कैसे है, ये कैसे पता चलता है उसमें हम देखते हैं कि समीकरण की बाईं ओर और समीकरण की दाईं ओर जो अभिकारी तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तब तो ठीक है, संतुलित है, नहीं बराबर है तो असंतुलित है। उसी को हम संतुलित करते हैं, बराबर करते हैं। उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में एक विधि का वर्णन है, उसको हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी अनुमान विधि। यानी आप उसमें अनुमान करके, अंदाज़ा लगा करके उसमें परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं और इस प्रकार संतुलित समीकरण को लिखते हैं। तो उस विधि को अगर हम चर्चा करें पहले वाले में, पहला वाला आप बता सकते हैं कि क्या है, संतुलित है कि असंतुलित है। जैसा कि आप देख पाते हैं कि समीकरण की बाईं ओर यानी अभिकारी तत्व में कार्बन की संख्या 1 है और उत्पाद में कार्बन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन अभिक्रिया से पहले 2 है और अभिक्रिया के पश्चात भी 2 है, अर्थात यह समीकरण हमारा संतुलित है। इसको असंतुलित, ये संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हमारा जो समीकरण है ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से जल का बनना। इसमें जैसा कि आप देख पाते हैं कि हाइड्रोजन अभिक्रिया से पहले 2 परमाणु है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है और अभिक्रिया के पश्चात यानी उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या में भिन्नता है। इसी ऑक्सीजन की संख्या को अगर हम बराबर कर लें तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। था इसके लिए हमको हीट एंड ट्रायल मेथड अपनाना पड़ेगा। और इसमें जैसा कि अपनाते हैं तो हम करते क्या है कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम कोष्टक में घेर लेते हैं, कोष्टक से ऐसे बना लेते हैं ताकि उसमें हम कोई छेड़छाड़ न कर पाएँ, कोई परिवर्तन न करें। अब इसके बाहर हमको संख्या लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि देख पाते हैं कि ऑक्सीजन में इधर 2 है, इधर 1 है, तो अगर हम इस तरह 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या कि हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 दूना 4 यानी 4 हो जा रही है, इधर 2 है, तो अब ये असंतुलित हो गया। इसको संतुलित करने के लिए इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा समीकरण हो गया 2H2 + O2 = 2H2O। अभी हमारा संतुलित समीकरण है। इसके लिए आप करते क्या है कि एक सारणी बनाते हैं ऐसे, और सारणी में एक तो एलिमेंट तत्व लिखते हैं, तत्व समझ पा रहे होंगे, और दूसरा अभिकारक और उधर उत्पाद। अब इसमें तत्व कौन कौन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अभिकारक में 2 और उत्पाद में भी कितनी है, 2। अगर ऐसा नहीं था तो 2 इधर भी है, ये बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और उत्पाद में 1 है। अब इसमें हम 1 से 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा, 2 बन जा 2 यानी 2 बराबर हो गया। लेकिन अब इसके लिए हमको ये हाइड्रोजन की संख्या को भी बराबर करना पड़ेगा, और इसके लिए हमको दोनों में, क्योंकि इधर 2 से गुणा हुआ तो इधर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हो गया 2 × H2 यानी 4 हाइड्रोजन और O2 = 2H2O। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। इस तरीके से अगर आप अभ्यास करते हैं नियमित रूप से और प्रयास करते हैं तो आप बिना इस सारणी के बनाए हुए भी आप बेहतर तरीके से समीकरण को संतुलित कर पाएंगे।
तो इसके लिए आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है इसमें है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं उसके विषय में हमको पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हमने एक लिखा है पहला, ये योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या है? नाम से स्पष्ट है, योगात्मक, योग से बना हुआ। अब इसकी परिभाषा में हमने लिखा है दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं तो यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए एक अभिकारक है, बी दूसरा अभिकारक है, दोनों मिल करके ए भी एक उत्पाद बना रहे हैं। इस प्रकार से दोनों का योग हो रहा है और एक उत्पाद बन रहा है। यह क्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जो हमने उदाहरण यहाँ लिखा है इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक अभिकारक कार्बन है, दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन है और दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और इस प्रकार दोनों के योग से एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। दूसरे समीकरण में हाइड्रोजन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन एक अभिकारक है, दोनों मिल करके एक तीसरा उत्पाद बना रहे हैं, तो H2O है। जैसा कि रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके नया कोई पदार्थ बनाते हैं जिसका गुण पहले से भिन्न होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देखें, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और दोनों के मिलने से यहाँ पर H2O लिक्विड बन गया। अब अवस्था भी इसका बदल गया और इसका गुण भी बदल गया, यानी ये पानी है और ये द्रव है, ये दोनों गैस हैं। अब इस प्रकार ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन से अब इसको हमने प्रतीक के माध्यम से, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल करके जल का निर्माण कर रही है, तो इसको हम स्टेटमेंट को हम प्रतीक के द्वारा, हाइड्रोजन के प्रतीक H, ऑक्सीजन के प्रतीक O और जल का जो सूत्र है यौगिक है H2O, उससे हम लिख करके जो समीकरण बना रहे हैं ये रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार का समीकरण योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा हमारा जो अभिक्रिया का प्रकार है वह वियोजन अभिक्रिया है। ये वियोजन अभिक्रिया आप देख सकते हैं। वियोजन मतलब वियोजित होना, एक से अधिक में बंटना। इसमें हमने परिभाषा में लिखा है एक यौगिक दो या उससे अधिक अवयवों में जब टूटता है तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, एक तत्व है A, यानी यौगिक है, और यह अभिक्रिया के पश्चात B और C में टूट रहा है, तो यह क्रिया कहलाती है वियोजन, वियोजित हो गया। अभी जैसे वियोजित में हम आप लिख सकते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये गर्म करने पर वियोजित होकर के टूटता है PCl3 + Cl2। अब ये 2 हो गया और इधर 1 था तो वियोजित हो गया। तो इस प्रकार वियोजन अभिक्रिया एक यौगिक से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब वियोजन में हम देख पा रहे हैं कि इसको हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। तापी वियोजन, यानी जब वियोजन की क्रिया ताप के प्रभाव से होती है उस क्रिया को तापी वियोजन कहते हैं। और वैद्युत वियोजन मतलब जब वियोजन की क्रिया विद्युत के कारण से होती है उस घटना को वैद्युत वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन प्रकाशीय वियोजन यानी प्रकाश की उपस्थिति के कारण जब वियोजन की क्रिया होती है तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। 3 प्रकार के वियोजन है, तापी वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। और प्यारे बच्चों, तीसरा जो अभिक्रिया का प्रकार है उसमें हमने लिखा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित करना, विस्थापित होना। अब इसमें क्या है, नाम भी इसमें स्पष्ट बता सकता है कि जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैद्युत रासायनिक श्रेणी में उनमें सक्रियता के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। उसमें आप लोग आगे चल करके पढ़ेंगे उसमें कि कौन से तत्व सक्रिय हैं, कौन से तत्व कम सक्रिय हैं, उनका एक क्रम बनाया गया है। तो उसमें उस सक्रियता के आधार पर जब कोई अधिक सक्रिय तत्व किसी विलयन से उस अपने से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित करता है तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि ये आप समीकरण देख सकते हैं, Fe + CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है
और इसमें Fe से क्रिया करके हम Fe को कॉपर के स्थान पर रख पा रहे हैं, यानी व्यवस्थित कर पा रहा है यानी यह CuSO4 कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और स्वयं उसके जगह पर आ जा रहा है। तो यह जो अभिक्रिया है यह विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें आयरन यानी Fe कॉपर से अधिक सक्रिय है। इस प्रकार ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्यारे बच्चों,